हेलो बच्चों, हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वेक्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। नो, स्केलर क्वांटिटी मींस व्हाट? ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ओके, यानी a quantity which can be described by magnitude only, such a type of quantity called as a scalar quantity. एग्जाम्पल कौन से हो गए? जैसे मास है, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही है, ये सब के सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये सब क्वांटिटीज डिस्क्राइब करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है। ओके, फॉर एग्जांपल समझ लो आपकी भी हाइट मेजर करना है, तो आप क्या कर सकोगे? पहले सर से लेके तो पैर तक जाओगे, और समझ लो हाइट यदि 5 फीट है, तो आप सर से लेके तो पैर तक, या तो पैर से लेके तो सर तक जब गिनोगे तो जो लेंथ है, हाइट है, वो सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पैर से सर की तरफ जा रहे हैं तो हाइट बढ़ती जा रही है, या तो सर की तरफ से पैर की तरफ जा रहे हैं तो हाइट कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। यानी डायरेक्शन कौन सी भी रहे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो लेंथ है, हाइट है, तो इसे आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। सेकंड वन होता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसी के साथ में यदि डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसी के साथ में डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसे आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। यानी ए क्वांटिटी व्हिच नीड्स टू बी डिस्क्राइब using both magnitude and direction called as a vector quantity. For example, displacement। एक पार्टिकल है, समझ लो ये पोजीशन है पार्टिकल की, और इसे आपने क्या किया है? नॉर्थ की तरफ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है, अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 सेंटीमीटर। कहां? नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ बोलेंगे तो ये हो गया नॉर्थ की तरफ, और ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो ये पोजीशन आ जाएगी। ईस्ट की तरफ यदि वहां से ईस्ट की तरफ यदि वो 5 सेंटीमीटर जाता है, तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर, बराबर है। ये बन गई ईस्ट, क्योंकि आपको ये पता है ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, तो इसके लिए जरूरत पड़ रही है हमें डायरेक्शन की, उसी के साथ में मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है। तो इसे आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी वेक्टर होने के बाद हम देखते हैं वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? समझ लो एक लाइन है। We know that the line is elongated on both the sides. लाइन क्या होती है? दोनों साइड से elongated होती है, और इस लाइन पे एक पॉइंट आपने कंसीडर किया है, दैट इज A, और दूसरा पॉइंट लिए है B. So this segment AB is called as a line segment or segment of line, बराबर है। ये हो गया लाइन सेगमेंट, इसे आप क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट। और इसके ऊपर यदि आप एरो हेड निकालोगे तो ये बन गई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बन गई है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिर से देखो, ये है आपकी लाइन, और लाइन के ऊपर आपने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक है A पॉइंट और दूसरा है B पॉइंट्स। और यहां पे यदि आप केवल इसे कंसीडर करोगे तो ये बन गई आपकी सेगमेंट
इसे आप बोलोगे लाइन सेगमेंट, बराबर है। और लाइन सेगमेंट के ऊपर यदि आप एरो हेड निकालोगे तो ये बन गए आपके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट करोगे? तो ए से लेके आप बी तक जा रहे हो, पहले डायरेक्शन कौन सी हो गई? ए से बी। ए से बी यदि होती है तो ए बी बार, इसे आप बोलोगे ए बी बार, ये बन गया आपका वेक्टर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? तो डायरेक्टेड वेक्टर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे किस तरीके से लिखते हैं? तो ए बी बार। ए बी बार का मतलब क्या हुआ है? ए जो पॉइंट ए है ये बन गया आपका इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट बी है इसे आप बोलोगे टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। ओके, और ये जो आपको यहां पे इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे आप बोलोगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये बन गया आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किसके सपोर्ट लिए हुए है? तो ये जो लाइन आपने ड्रॉन की है इसका सपोर्ट ये लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, बराबर है। तो दिस लाइन कॉल्ड एज अ सपोर्ट ऑफ लाइन क्या होता है? ये बनता है सपोर्ट ऑफ लाइन। सपोर्ट ऑफ लाइन, और इसे आप लाइन ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, इसे आप बोलोगे लाइन ऑफ एक्शन। फिर से देखिए वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपने एक लाइन कंसीडर की है, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लिए हैं। जब आप दो पॉइंट्स लेते हो तो क्या बन जाएगी? वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। और लाइन सेगमेंट के ऊपर यदि आप एरो हेड निकालोगे तो ये बन जाएगी आपकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर। उसे ही आप वेक्टर बोलते हो। ठीक है, और जब कभी आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यदि आपको दिया नहीं जाएगा तो ऐसे वक्त आप इस वेक्टर को किस तरीके से डिनोट करोगे? तो दैट इज स्मॉल ए बार, या तो आप स्मॉल बी बार से डिनोट करोगे। इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो स्मॉल लेटर, और उसके ऊपर क्या देना है? बार देना है। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, यहां पे अपन ने मैग्नीट्यूड ऐसा वर्ड यूज किया है, बराबर। लेकिन एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे यहां पे लेंथ ऑफ ए बी आपने लिए है 10 सेंटीमीटर यदि है, ए से बी इतना जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर यदि है, तो ये 10 सेंटीमीटर बन गया आपका मैग्नीट्यूड। इसे किस तरीके से डिनोट करोगे? ए बी, या तो मॉड ऑफ ए बी बार, या तो यहां पे लेंथ ऑफ ए बी, ऐसे भी बोल सकते हो आप। लेकिन वेक्टर चैप्टर में आपको मॉड ऑफ ए बी बार ही कंसीडर करके चलना है। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड एक्चुअली दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। तो केवल क्या है, जो डिस्टेंस आप कवर करते हो, या तो मेजरमेंट आप जिसे लिखते हो, मेजरमेंट जहां पे लिखते हो, तो उसी मेजरमेंट को आप क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड बोलोगे। जैसे लेंथ ऑफ ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीट्यूड बन गया 10 सेंटीमीटर। ओके, और किस तरीके से डिनोट करोगे? ए बी मॉड ऑफ ए बी बार, या तो लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, और यहां पे एक नोट भी आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वो डिपेंडेंट नहीं होता है। और दूसरी बात, जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। मतलब मॉड ऑफ ए बी बार यदि आप लिखते हो तो मॉड ऑफ ए बी बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। मॉड ऑफ ए बी बार क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड।
ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। कोई टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन से हैं? तो जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनल या क्वार्टर माइनस से इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। देखो जीरो वेक्टर यानी क्या होता है? जीरो वेक्टर अभी इसी वर्ड्स पर से आपको यह पता चलता है जीरो बराबर जीरो वेक्टर। तो सिंपल डेफिनेशन ऐसी हो सकती है, ऐसा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ओके, a vector whose magnitude is zero called as a zero vector। और इसे नल वेक्टर, इसे आप नल वेक्टर भी बोल सकते हो। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, लेकिन टेक्निकली डेफिनेशन यदि आपको देखना है तो आप क्या बोलोगे? A vector whose initial and terminal points are coincide to each other। यानी ऐसा एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड है। यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले इनिशियल भी है और टर्मिनल भी है। इसका मतलब दोनों भी कॉमन हो गए। तो ये जो वेक्टर आप बोलोगे, इसे आप कैसे डिनोट करोगे? तो ए बार। कैसे डिनोट करोगे? ए बार, क्योंकि इस वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोई इनसाइड होता है, यानी दोनों भी पॉइंट्स अलग अलग नहीं होते, बराबर। यानी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, जीरो डिस्टेंस कवर किया है उसने, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, सो कॉल्ड एज ए जीरो वेक्टर। एंड दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय जीरो बार। और इस वेक्टर को आप जीरो बार से डिनोट करोगे, या तो ये ए बार, बराबर है, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो गया, मतलब डिस्टेंस जीरो बन गया, यानी मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। उसी तरीके से बी बार ऐसे भी बोल सकते हो, और इसका आंसर क्या रहेगा? जीरो। यानी जीरो वेक्टर आप किसे बोलोगे? जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ऑन द अदर हैंड अलग तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कॉमन होता है, उसे आप जीरो वेक्टर बोलोगे। तो ये हो गया जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को क्या बोल सकते हो आप? नल वेक्टर भी बोल सकते हो। बाद में होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यूनिट यानी क्या होता है? वन। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है वन, कॉल्ड एज ए यूनिट वेक्टर। ओके, सिंपल डेफिनेशन है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, उसे आप बोलोगे यूनिट वेक्टर। ओके, और समझ लो ए बार यदि गिवन वेक्टर है और इस गिवन वेक्टर का आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए बार इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसे कैसे, किससे डिनोट करोगे आप? ए कैप से डिनोट करोगे। ए क्या बोलो या तो ए हैट बोलो, दोनों भी वर्ड चलेंगे। यानी ए बार इज द गिवन वेक्टर, और इस वेक्टर का यदि आपको यूनिट वेक्टर मेंशन करना है तो इसे आप ए कैप इस तरीके से लिखोगे। व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन ए कैप एंड ए बार? ए कैप और ए बार में क्या रिलेशन होता है? तो ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार होता है। ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार होता है। तो ये बन गया इसका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स बहुत ही सिंपल है, जो वर्ड्स यहां पे दिए जाते हैं उस पर से आप डेफिनेशंस बना सकते हो। को यानी कॉमन,
इनिशियल वेक्टर्स यहां पे है, तो मतलब क्या हुआ है, 2 या 3 वेक्टर्स हो, 2 वेक्टर्स हम कंसीडर करेंगे। वेक्टर्स और को वेक्टर्स के जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसे है, कॉमन है, तो ये वेक्टर्स बन गए आपके को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, समझ लो ये वेक्टर आपने निकाला है ए बार और दूसरा वेक्टर आपने ड्रॉन किया है बी बार, इनकी डायरेक्शन क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं, केवल एक ही पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। और ये दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, इसलिए आप बोलोगे को इनिशियल वेक्टर्स। इसे आप क्या बोलोगे, को इनिशियल वेक्टर्स। सेकंड पॉइंट होता है क्वार्टर माइनस वेक्टर्स, या तो इसे आप को टर्मिनल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, को टर्मिनल वेक्टर्स। ओके, तो फिर से वही मीनिंग आता है, को यानी कॉमन और यहां पे टर्मिनल, यहां पे टर्मिनल, तो ये हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट, बराबर है। तो डेफिनेशन क्या होगी, वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, यानी जो भी आप वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हो उनका टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट कैसा है क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, व्हाट दिस पॉइंट, क्या बोला है, इनिशियल पॉइंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल हम फोकस करने वाले हैं टर्मिनल पॉइंट पे। तो समझ लो ये दो वेक्टर्स आपने ड्रॉन किए, एक है ए बार और दूसरा वेक्टर आपने ड्रॉन किया है बी बार, तो ये दोनों वेक्टर्स के जो टर्मिनल पॉइंट्स है यहां पे कॉमन हो गए, मतलब ये दोनों भी वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स बन गए, क्वार्टर माइनस वेक्टर्स बन गए। आई बात ध्यान में, या तो आप उसे को टर्मिनल वेक्टर्स भी बोल सकते हो। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अभी आप इक्वल वेक्टर्स किसे बोलोगे, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी इक्वल वेक्टर आप किसे बोलोगे, ऐसे 2 या 3 वेक्टर्स या मोर देन 2 वेक्टर्स इफ यू कंसीडर, आपने 2 या तो मोर वेक्टर्स कंसीडर किए हैं और ये सब के सब वेक्टर्स का यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो आप बोलोगे इक्वल वेक्टर्स। एक डायग्राम पर ड्रॉन करते हैं, उस पर से आपको समझ में आएगा। जैसे सी बार लिया है, यहां पे हम ए बार लेते हैं, बी बार लिया है और यहां पे हमने डी बार लिया है। अभी इस डायग्राम में देखो क्या होता है, ए बार और बी बार यदि आप कंसीडर करोगे तो ए बार की जो मैग्नीट्यूड है यानी मॉड ऑफ ए बार इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार, बराबर। मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार दोनों भी सेम नहीं है, या तो मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार भी सेम नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड सेम नहीं, तो मतलब ये दोनों भी वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के लिए हमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी सेकंड ये लेते हैं बी बार और डी बार, तो यहाँ पे बी बार और डी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो मतलब क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, देन वी से दैट बी बार इज इक्वल टू डी बार। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर बनते हैं। आई बात ध्यान में। अभी फिर से हम लोग लेते हैं सी बार। अभी फिर से देखो यहां पे सी बार, बी बार और डी बार इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी,
बी बार और सी बार की डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब दो देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए आप बी बार और सी बार को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलोगे। ठीक है ना? तो सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि आगे चल के हमें ये देखना है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि अभी देखो बेटा क्या होता है इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स यूज करने के बाद, वर्ड यूज करने के बाद तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। ठीक, बाद में होता है निगेटिव वेक्टर्स, उसके बाद है निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल। समझ लो आपको ए बार, ए जो है ए वेक्टर आपको दिया गया है। If a bar is a given vector, then the negative of a bar vector whose magnitude is same. A bar का आपको नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है सेम होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी यहां पे यदि ए बार है और ए बार का यदि मुझे नेगेटिव वेक्टर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ए बार की डायरेक्शन चेंज करूंगा। यानी ए बार की यदि डायरेक्शन चेंज हो गई तो यहां पे आप इसे माइनस से नोट डाउन करोगे, माइनस से नोट डाउन करोगे। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो यहां से ए से बी आप जा रहे हो, ये बन गई पहली डायरेक्शन, और अभी बी से ए तक जा रहे हो तो ये बन गई आपकी सेकेंड डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पहला क्या होगा, ए बी बार, क्योंकि ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, और दूसरा वेक्टर आप यदि नोट डाउन करोगे तो बी ए बार हो जाएगा। यानी बी बन गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये बन गया आपका टर्मिनल पॉइंट। अरे डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसे आप कैसे नोट डाउन करोगे? ए बी बार का यदि आपको निगेटिव वेक्टर लिखना है तो माइनस लिखोगे। यहां पे क्या करोगे, माइनस लिखोगे। तो ये ए बी बार और उसका निगेटिव वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ही ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, उसी के साथ में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। लेकिन अपोजिट या तो निगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऐसे वक्त इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए बार होता है। मॉड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस बी ए बार होता है। मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन चेंज। तो ये बन गया आपका नेगेटिव वेक्टर्स। और उसके बाद आपको देखना है कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत ही इजी वर्ड है कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। देखो बच्चों, एक्चुअली वर्ड में डेफिनेशन यहां पे है, को कॉमन। को का मतलब होता है कॉमन, लाइन, यहां पे लाइन ए वर्ड आया हुआ है। यानी इस पर से आप क्या बोलोगे, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स if they are parallel to the same line or along the same line। यानी आप कोलिनियर वेक्टर्स कैसे बोलोगे, समझ लो यहां पे एक लाइन है, दैट इज लाइन L, और लाइन L को यहां पे आपने एक वेक्टर ए बार पैरेलल निकाला है, फिर से वेक्टर आपने यहां पे बी बार लिया है, जो जिसकी डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बी बार किसे पैरेलल है, लाइन L को पैरेलल है। मतलब ए बार और बी बार ये दोनों वेक्टर लाइन L को पैरेलल है। उसी के साथ सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज अ लाइन, और इस लाइन पे मैंने क्या किया है, पहला ए बार निकाला है, दूसरा बी बार निकाला है, तीसरा सी बार निकाला है। ओके, एक ही लाइन के ऊपर इतने सारे वेक्टर्स निकाले हैं, तो ये सब के सब बन गए कोलिनियर वेक्टर्स। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स?
vectors are said to be collinear vectors. फिर से देखो, vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line, they are parallel to the same line, or they lies on the same line. या तो जो आपको गिवन वेक्टर्स है वो केवल एक ही लाइन को पैरेलल रहना चाहिए या तो एक ही लाइन के ऊपर लाई होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हो कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। पहले तो डायग्राम पर से समझ लेंगे। देखो यहां पे क्या होता है, एक ऐसा एक वेक्टर निकाला है दैट इज ए बार और दूसरा वेक्टर हमने इस तरीके से निकाला है बी बार। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स है, बोथ द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज द फ्री वेक्टर्स। ये दोनों भी वेक्टर्स को आप फ्री वेक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इनका जो इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट जो है उसे आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी कैसे भी लेके जा सकते हो। जैसे ए बार है और ये जो बी बार है इस तरीके से ड्रॉ किया है, तो ये हो गया आपका बी बार। या तो नेक्स्ट पोजीशन ऐसी भी हो सकती है, ये हो गया ए बार तो दूसरा हो गया ये बी बार। नेक्स्ट पोजीशन इस तरीके से भी हो सकती है, जैसा ए बार है ये हो गया ए बार और ए इधर से हो गया बी बार। यानी ये जो डायग्राम आपने ड्रॉन किए हैं, हर एक डायग्राम में एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ये दोनों भी एज इट इज रखी हुई है, एज इट इज है। If a vector can be translated anywhere in the space, ये जो स्पेस आपको दिया गया है इसमें आप ये जो गिवन वेक्टर्स है इनको कहीं पे भी ट्रांसलेट करो इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां पे इनका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए और स्पेस में आप इसे कहीं पे भी लेके जाओ, ठीक है, तो चलेगा। यानी क्या होता है, फ्री वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द पोजीशंस ऑफ इनिशियल पॉइंट्स इन अ स्पेस। यानी ये जो फ्री वेक्टर्स है इनका जो इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट की जो पोजीशन है आप स्पेस में कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। इसे आप बोलोगे फ्री वेक्टर्स। इसे आप क्या बोलोगे, फ्री वेक्टर्स। फिर से डेफिनेशन ध्यान में लेना है। इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस without changing their magnitude and direction, such type of vectors called as a free vectors। और बाद में आता है localized vectors। localized vectors, अभी localized vectors में क्या होता है, a vector which is drawn parallel to a given vector, a vector which is drawn parallel to a given vector, a vector which is parallel to a given vector through a specific point, through a specific point in a space, okay। और on the other hand दूसरे तरफ से अपन डेफिनेशन कर सकते हैं, for a vectors of a given magnitude and direction, if its initial point is fixed in a space,
यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में बोला है आपने, अ वेक्टर विच इज ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ स्पेस। समझ लो आपने ये निकाला है सपोर्ट ऑफ लाइन और लाइन ऑफ एक्शन, और इस पर आपने एक पॉइंट लिया है और एक वेक्टर आपने ड्रॉन किया है, इस तरीके से वेक्टर ड्रॉन किया है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट आप बोलते हो इसे आप इनिशियल पॉइंट बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इनिशियल पॉइंट। और समझ लो यही लाइन ऑफ एक्शन को आपने फिर से एक लाइन पैरेलल ड्रॉन की है, और यदि आप इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट करना चाहते हो तो इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और इनिशियल पॉइंट की पोजीशन यदि चेंज होती है तो उसे आप लोकलाइज वेक्टर नहीं बोल पाओगे, यानी उनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो एज इट इज रहना चाहिए, उसे कहीं पे भी आप डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को आप बोलोगे लोकलाइज वेक्टर। A vector which is drawn parallel to a given vector through a specific point in a space is called as a localized vector। और second definition ऐसी भी होती है, for a vector of given magnitude and direction, if its initial point is fixed in a space, then such a vector is called as localized vector। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो वेक्टर की डेफिनेशन देखी है, वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट कैसा करना चाहिए, ये सब आपने देखा है। देखो बच्चों, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटीज ले लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है ए पॉइंट, ए पॉइंट से आप बी के तरफ जा रहे हो, बी से सी के तरफ जा रहे हो, सी पॉइंट से डी के तरफ गए, डी से ई के तरफ, और ई से समझ लो एफ की तरफ आप गए हो, और एफ से फिर यहां पे आ गए, और ये बन गया आपका जी पॉइंट, ठीक है। और ये जो वेक्टर्स आपने निकाले हैं तो इसे आप रिप्रेजेंट करते हो ए बार से, इसे बी बार, इसे सी बार, इसे डी बार, ई बार और एफ बार। अभी आपको क्या करना है, जो भी वेक्टर्स यहां पे दिए गए हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार से, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे यदि मैं लिखता हूं बी ए बार, तो मुझे बताइए बी ए बार को यदि आपको स्मॉल ए बार में नोट डाउन करना है तो कैसे करोगे, ए बी बार, ये बन गई डायरेक्शन। यदि यहां पे लिखा हुआ है बी ए बार तो आप क्या कर रहे हो, बी से ए की तरफ जा रहे हो, यानी डायरेक्शन हो गई बी टू ए। बी टू ए यदि डायरेक्शन हो गई तो इनका अपोजिट डायरेक्शन होता है, मतलब यहां पे क्या आ गया, माइनस ए बार आ गया। जैसे यहाँ पे EF बार बोला जाएगा, EF बार को आपको मेंशन करना है स्मॉल ई बार में, EF बार, तो E की तरफ, E से आप F की तरफ जा रहे हो तो उसे आप E बार से ही डिनोट करोगे, डायरेक्शन चेंज नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये E बार हो गया। समझ लो यहाँ पे यदि आपको DC बार लिखना है, DC बार, तो कहां से कहां जा रहे हो, D से सी के तरफ जा रहे हो, डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी नेगेटिव वेक्टर बन गया, और नेगेटिव वेक्टर यदि है तो ये बन गया आपका माइनस सी बार। एफ जी बार और जी एफ बार लेते हैं, बोलिए अभी क्या होगा, जी एफ बार यदि लोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, यानी क्या हो गया, माइनस एफ बार। तो ये होगी इसके ऊपर की सिंपल एक्टिविटीज, यानी आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वेक्टर लिखते समय कौन सी डायरेक्शन देना चाहिए, ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया अपने सब पॉइंट्स, और कल हम देखेंगे इसके ऊपर और आगे के पॉइंट्स, और उसके साथ में हम देखेंगे थ्योरम होगा, ठीक है।
एक एक पॉइंट सब देके हम लोग इस तरीके से क्लियर कर जाएंगे। अभी आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक है, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है वही टॉपिक को आपको लर्न करना है, समझ लेना है घर पे, और यदि कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है ना? गुड लक।